सुजानगढ़ नामक गांव में प्रभा अपनी बेटी सुंदरी और पति बिरजू के साथ रहती थी। बिरजू गांव के ही एक होटल में काम किया करता था। उनका जीवन लगभग ठीक ठाक ही चल रहा था। ऐसे ही एक दिन प्रभा बिरजू से बोली, अजी आपकी तो सैलरी बढ़ ही नहीं रही है। जितनी सालों पहले थी उतनी आज भी है। हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, आखिर उसकी शादी के लिए अभी से पैसे जोड़ेंगे तभी तो उसकी शादी अच्छे से कर पाएंगे। वैसे भी एक बेटी का माँ बाप होना मामूली बात नहीं। हाँ प्रभा, तेरी बात भी सही है। कल मैं अपने सेठ से बात करता हूँ कि वो मेरी थोड़ी पगार बढ़ा दे। आखिर मैं इतने सालों से उनके पास काम कर रहा हूँ, इस नाते वो मेरी थोड़ी सी पगार तो बढ़ा ही सकते हैं। बिरजू को भी लगता है कि इतने सालों से काम करने पर भी उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन जब उसकी पत्नी उसे सैलरी के लिए कहती है तो उसे समझ आता है कि अब उसे अपने सेठ से बात करनी चाहिए। इसलिए अब अगले ही दिन बिरजू अपने सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं बहुत दिनों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी पगार अभी तक नहीं बढ़ाई। आपको तो पता है ना कि महंगाई कितनी है। आपको मेरी पगार थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए। इस महंगाई में इतनी कम पगार पर घर चला पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है सेठ जी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुझे अपने होटल में काम करने दिया, नहीं तो तुझ जैसे 500 मेरे होटल में काम करने के लिए तैयार हैं। जिस दिन मैंने तुझे अपने होटल से निकाल दिया ना, उस दिन कहीं मजदूरी करता फिरेगा, समझा? अब जाकर चुपचाप से बर्तन धो, ज्यादा बकवास मत किया कर मुझसे, वैसा ही मेरा दिमाग गर्म रहता है। सेठ जी की बातें सुनकर बिरजू को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो बेचारा करता भी क्या। वो जानता था कि सेठ जी सही कह रहे हैं, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से जाकर बर्तन धोने लगा। रात को जब वो अपने घर आता है तो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। ये सुनकर प्रभा बोली, ए जी, तुम्हारा सेठ तो बहुत ही घमंडी है। मुझे तो वो हमसे भी ज्यादा गरीब लगता है। वरना आप खुद ही देखिए ना, जो थोड़े से पैसे बढ़ा नहीं सकता वो दूसरों की क्या ही मदद करेगा। अब क्या ही कर सकते हैं प्रभा, दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। खैर, हमें इन्हीं पैसों में अपना गुजारा करना होगा और अपनी बेटी के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने होंगे। बिरजू की बात सुनकर प्रभा भी अब चुप हो जाती है, क्योंकि उसे भी समझ आ जाता है कि सेठ बिरजू की पगार नहीं बढ़ाने वाला। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, बिरजू होटल में मिर्च के पकोड़े तल रहा था। तभी अचानक से उसका पैर फिसल गया और पैर फिसलने की वजह से हाथ तेल की कड़ाही में जाकर लगा, जिससे कड़ाही का तेल छलककर बिरजू के हाथों पर गिर गया और उसका हाथ जल गया। हाथ जलने की वजह से वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिस कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? बिरजू की आवाज सुनकर अब सभी लोग वहां पर आ गए। सभी ने बिरजू के हाथ पर पानी डाला, लेकिन बिरजू के हाथों में बड़े बड़े छाले आ गए थे। पर सेठ ने जब ये देखा तो बोला, अरे कैसे काम करते हो भाई, तुमने तो अपने हाथ ही जला लिए, अब तुम मेरे यहाँ काम कैसे कर पाओगे? सेठ की बात सुनकर बिरजू का एक दोस्त बोला, सेठ जी, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन बिरजू को इस समय अस्पताल ले जाने की जरूरत है। आप जल्दी से बिरजू को अस्पताल ले जाइए और उसका इलाज करवाइए। अरे भाई मुन्ना, मैं क्यों इसे अस्पताल ले जाऊं और मैं क्यों उसका इलाज करवाऊं? मैंने थोड़ी ना कहा था उसे कि वो अपने हाथ जला ले हैं? देखो भाई, मैं बिरजू को काम करने के पैसे देता हूँ, हाथ पैर जलाने की नहीं दूंगा। और तुझे इतनी ही हमदर्दी है तो तू ले जाना उसे अस्पताल। आया बड़ा। सेठ जी, अगर आप उसे छोड़ देंगे तो मैं थोड़ी ना छोड़ दूंगा, वो तो मेरा दोस्त है, मैं ही उसे अस्पताल ले जाता हूँ। अब मुन्ना बिरजू को अस्पताल ले जाता है और उसका इलाज करवा देता है। फिर मुन्ना बिरजू को उसके घर पहुंचा देता है। जैसे ही प्रभा ने बिरजू को इस हाल में देखा तो वो चिल्ला पड़ी और रोते हुए बिरजू से बोली, हे भगवान, ये सब क्या हो गया आपको? आपका इतना ज्यादा हाथ कैसे जल गया? मुन्ना भाई, इनका हाथ कैसे जला? अब मुन्ना ने प्रभा को सारी बातें बताई। उसके बाद बिरजू को वहीं छोड़कर वो घर चला गया। तब प्रभा बोली, अब आप उस सेठ के यहाँ कभी भी काम पर मत जाना, बड़ा ही निर्दयी है वो। भगवान भी न जाने क्यों ऐसे लोगों का भला करते हैं जो किसी गरीब की मदद नहीं करता। नहीं प्रभा, गलती मेरी ही थी, मुझे ही ध्यान से काम करना चाहिए था। अगर मैं ध्यान रखता तो शायद ये हादसा मेरे साथ नहीं होता।
लेकिन बिरजू भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप भले ही बाद में आना काम पर, लेकिन फिलहाल थोड़ा आराम की जरूरत है आपको। मुन्ना की बात सुनकर बिरजू अब उन सब की बात मान लेता है और अब बिरजू घर पर ही रहता और आराम करता। कुछ दिनों तक तो बिरजू की दवाइयाँ चली, लेकिन फिर दवाइयाँ भी खत्म हो गई। तब एक दिन बिरजू बोला, प्रभा, घर में सारे पैसे खत्म हो गए हैं। ऐसा करता हूँ कि फिर से सेठ जी के यहाँ पर काम पर जाता हूँ। अरे अगर मैं कुछ तलने का काम नहीं कर सकता तो कम से कम बर्तन तो धो ही सकता हूँ, साफ सफाई तो कर ही सकता हूँ, ग्राहकों को खाना तो दे ही सकता हूँ। अजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस हाल में आप काम कैसे करेंगे? काम तो करना पड़ेगा प्रभा। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से घर का खर्च नहीं चलेगा, और अगर हमें अपना घर चलाना है तो मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि घर बैठे रहने से ना तो पैसे आएंगे और ना ही कोई दूसरा काम हो सकेगा। ऐसा कहकर बिरजू सेठ की होटल की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो होटल के अंदर आता है, उसे देखकर सेठ जी कहते हैं, अरे बिरजू, तू क्यों आया है अभी काम पर? तुझे तो घर पर आराम करना चाहिए। सेठ जी, अगर मैं इससे ज्यादा आराम करूंगा तो मेरे घर पर खाना कैसे बनेगा? वैसे भी अब मुझे ठीक लग रहा है। आप तो बस मुझे काम बता दीजिए और मैं काम करता हूं। ठीक है बिरजू, तेरा एक हाथ जला है, लेकिन दूसरा ठीक है। तू किचन में जा और मिर्च के पकोड़े तल। आजकल बस मिर्च के पकोड़े की ही ज्यादा डिमांड आ रही है होटल में। अब बिरजू किचन में जाता है और मिर्च के पकौड़े तलने लग जाता है। 1-2 घंटे तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद चूल्हे की आंच की वजह से बिरजू का जला हुआ हाथ बहुत जलन करने लगा। कुछ देर तो बिरजू जलन बर्दाश्त करता है, लेकिन उसके बाद जलन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बिरजू सेठ के पास आता है और कहता है, सेठ जी, इस जले हुए हाथ में बहुत जलन हो रही है, इसलिए अब मैं मिर्च के पकोड़े नहीं बना पाऊंगा। मुझे मेरी 2 घंटे की मजदूरी दे दीजिए। सेठ ने बिरजू को कुछ रुपए पकड़ा दिए। बिरजू रुपयों को लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी को देते हुए सारी बातें बताई। लाए हुए पैसों से बिरजू की पत्नी ने खाना बनाया और बोली, अजी जो भी हो जाए, लेकिन कल से आप सेठ जी के यहाँ पर काम पर नहीं जाओगे। लेकिन प्रभा, यदि मैं सेठ जी के यहाँ पर काम पर नहीं गया तो हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? उसके बारे में भी मैंने सोच लिया है। आजकल गांव में सबसे ज्यादा लोग मिर्ची के पकोड़े ही खा रहे हैं। सेठ के होटल में भी सबसे ज्यादा मिर्ची के पकोड़े बिकते हैं। मैंने सोच लिया है कि मैं मिर्च के पकोड़े का ठेला लगाऊंगी और गरम गरम तलकर मिर्च के पकोड़े बेचूंगी। ये सुनकर सुंदरी बोली, माँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। इस काम में मैं भी आपकी मदद करूंगी। बिरजू ने जब प्रभा और सुंदरी के हौसले को देखा तो उसने भी हाँ कर दी। अगले दिन बिरजू प्रभा को साथ लेकर मिर्च के पकोड़े बनाने का सारा सामान दिला कर ले आया। शाम हो चुकी थी। प्रभा ने जल्दी जल्दी अपने ठेले को सजाया और मिर्च के पकोड़े बनाकर बेचने के लिए निकल पड़ी। उसने सेठ की होटल के सामने ही अपने मिर्च पकोड़े का ठेला लगाया और आवाज देने लगी, गर्मा गर्म मिर्च के पकोड़े खा लो, गर्मा गर्म मिर्च के पकोड़े, करारे करारे मिर्च के पकोड़े। प्रभा की आवाज सुनकर कुछ लोग उसके ठेले पर मिर्च के पकोड़े खाने आए। तभी एक ग्राहक बोला, बहन जी, जरा मुझे भी गर्मा गर्म मिर्च के पकोड़े तो लगाना। हाँ हाँ भाई साहब, अभी लगा देती हूँ। प्रभा ने मिर्च के पकोड़े लगाए। ग्राहक खाकर बोला, बहन जी, आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट मिर्ची के पकोड़े बनाए हैं। मैं अपने सभी दोस्तों को बताऊंगा कि वो आपकी मिर्च के पकोड़े एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि वो सेठ की होटल से भी अच्छे हैं और सस्ते भी। ऐसा कहकर ग्राहक वहां से चला गया। तभी कुछ और ग्राहक वहां पर आ गए। एक तरफ सुंदरी बेसन में मसाले डालकर घोल बना रही थी और साथ ही मिर्च को बीच में से काट काट कर रखती जा रही थी, तो दूसरी तरफ प्रभा मिर्च के पकोड़े तलती जा रही थी। उन दोनों के सारे मिर्च के पकोड़े खत्म हो गए। वो लोग शाम को घर आए और बिरजू को सारी बात बताई। ये सुनकर बिरजू बहुत खुश हो गया और बोला, मैं भी कल से तुम लोगों के साथ तुम्हारे मिर्च के पकोड़े बनाने में मदद करने के लिए चलूंगा। नहीं पिताजी, आपको जाने की क्या जरूरत है, आप घर पर ही आराम कीजिए। मुझे भी तुम लोगों के साथ तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। अगले दिन बिरजू अपनी पत्नी और बेटी के साथ ठेला लगाने के लिए चल पड़ा। उन लोगों ने मिर्च के पकोड़े बनाना शुरू किया और फिर एक के बाद एक ढेर सारे ग्राहक आने लगे। अब तो ये रोज की बात हो गई थी।
लगभग 15 दिन बीत गए और उन लोगों के मिर्च के पकोड़े काफी मशहूर हो चुके थे। जब ये बात सेठ जी को पता चली तो वो प्रभा के ठेले पर आए और बोले, बहन जी, आपका ठेला काफी अच्छा चल रहा है। आप बिरजू की धर्मपत्नी है ना? हाँ सर जी, ये मेरी धर्मपत्नी ही है। बहन जी, मैंने सुना है कि आप काफी अच्छे मिर्च के पकोड़े बनाते हो। मैं चाह रहा था कि आप मेरी होटल में काम करते तो आपको अच्छी खासी पगार दूंगा। माफ कीजिएगा सेठ जी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपना काम जमाया है और मुझे अपना काम करना ही पसंद है। सेठ मायूस होकर वापस लौट गया और बिरजू और प्रभा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। धीरे धीरे उनकी दुकान मशहूर होती गई और उनके मिर्च पकोड़े बहुत अच्छे बिकने लगे और उनका जीवन खुशहाल चलने लगा।